खानाबदोश, माया और राजेश क्यों बेघर हो गए। मेरा तन और मन जलता है और जलता रहेगा। कब तक जलेगा ये मैं नहीं बतला सकती हूँ। जब भी मैं उस छोटे से खूबसूरत बंगले के सामने से निकलती हूँ, ऊपर से नीचे तक सुलग जाती हूँ, क्योंकि वह खूबसूरत छोटा सा बंगला मेरा है। जो बंगले के बाहर खड़ा है उसका वह बंगला है, और जो लोग अंदर हैं वह बिना अधिकार के रह रहे हैं, उनका नहीं। मेरी आंखों में खून उतर जाता है। बंगले के बाहर लॉन के किनारे लगे फूलों के पौधे मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मैंने ही उन्हें लगाया था, बहुत प्यार से, बच्चों की तरह पाला और पोसा था। अगर इन फूलों की ज़बान होती तो ये पूछते कि वो गोरे गोरे हाथ अब कहाँ हैं, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी थी। बेचारे अब मेरे स्पर्श को तरस रहे होंगे। धीरे धीरे बोझिल कदमों से खून के आंसू बहाती मैं आगे बढ़ गई, और किराए के मुरझाए से फ्लैट की ओर। रास्ते में उमेश जी मिल गए, हमारे किराएदार। कहिए माया जी, क्या हालचाल हैं। आप हालचाल पूछ रहे हैं उमेश जी। अगर किराएनामे के अनुसार आप घर खाली कर देते तो मेरा हालचाल पूछ सकते थे। आप तो अब मकान मालिक बन बैठे हैं, और हम लोग खाना बदोश होकर रह गए हैं। क्या आपके लिए लिखा पढ़ी कानून वगैरह का कोई महत्व नहीं है। आप जैसे लोगों को मैं सिर्फ गद्दारों की श्रेणी में रख सकती हूँ। आप बहुत नाराज़ हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही दूसरा घर मिलेगा हम चले जाएंगे। एक बात पूछूं उमेश जी, तारीखें आप किस तरकीब से बढ़वाते रहते हैं। क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मैं यह जानना चाहती हूँ। छोड़िए माया जी, आप नाराज़ हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर मेरी अपनी भी परेशानियाँ हैं। बिना दूसरे घर के इंतज़ाम हुए मैं कहाँ चला जाऊँ। एक तरकीब मैं बतलाती हूँ उमेश जी। जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं उसमें आप आ जाइए, और हम अपने बंगले में आ जाएं। सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं इस विषय पर सोचूंगा माया जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कहकर उमेश जी आगे बढ़ गए। मन ही मन मैंने उनको वे सब गालियां दे डाली जो बचपन से अब तक सीखी और सुनी थी। खाना खाने के बाद मैंने पति से कहा, कुछ तो करिए राजेश, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और मैं रोने लगी। मैं क्या करूं, तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती हैं। 6 साल से तारीखें पड़ती चली आ रही हैं, पर मैं पूछती हूँ क्यों। किराएनामा लिखा गया था जिसमें 11 महीने के लिए बंगला किराए पर दिया गया था। नियम के मुताबिक उन लोगों को समय पूरा हो जाने पर बंगला खाली कर देना चाहिए था, पर उन लोगों ने खाली नहीं किया। मैंने नोटिस दिया, रिमाइंडर दिया, कोर्ट में बेदखली की अपील की। अब मैं क्या करूं। वे लोग किसी तरह तारीखें आगे डलवाते रहते हैं और मुकदमा बिना फैसले के चालू रहता है, और कब तक चालू रहेगा यह भी नहीं कह सकता। राजेश, ऐसा मत कहिए। आप जानते हैं कि बंगले का नक्शा मैंने बनवाया था। क्या चीज़ मुझे कहाँ चाहिए उसी हिसाब से वह बना था। उस बंगले को बनवाने में आपको फंड से कर्ज लेना पड़ा था। 40 लाख रुपए मैंने दिए, जो मरते समय माँ मेरे नाम कर गई थी। आप सीमेंट का फर्श लगवा रहे थे, मैंने अपने जेवर बेचकर रुपया दिया ताकि मार्बल का फर्श बन सके। कोई रिश्वत का रुपया तो हमारे पास था नहीं, इसलिए जेवर भी बेच दिए। क्या इसलिए ही हमारे बंगले में कोई दूसरा आकर बस जाए। राजेश, मुझे मेरा बंगला दिलवा दीजिए। बंगला हमारा है और हमें ज़रूर मिलेगा, पर कब। हाँ, एक तरकीब है, सुनना चाहोगे। ज़रूर माया, तुम्हारी हर तरकीब सुनूंगा। अब तक मैं हर एक की इस बाबत कितनी ही तरकीबें सुनता आया हूँ। तो सुनिए, क्यों ना हम लोग कुछ लोगों को साथ लेकर अपने बंगले में दाखिल हो जाएं, क्योंकि घर तो हमारा ही है ना। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन किराएदार के साथ मारपीट भी हो सकती है, और इस तरह पुलिस का केस भी बन सकता है, और फिर मेरे ऊपर एक नया केस चालू हो जाएगा। मैं इस झगड़े में पड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्या इस तरह के केसों से निपटने की कोई तरकीब नहीं है। यह सिर्फ हमारा ही झगड़ा तो नहीं, हज़ारों लोगों का है। होता यह है कि किराएदार मुकदमे के लिए तारीखों पर तारीखें पढ़वाता रहता है, जिससे अंतिम फैसले में जितनी देर हो सके उतना ही अच्छा है, और अगर न्यायाधीश का निर्णय उसके विरुद्ध हुआ तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर देता है, जिससे इस प्रकार और समय निकल जाता है। और उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की और भी कमी है, हजारों केस वर्षों पड़े रहते हैं। तुमने टीवी पर देखा नहीं, इसके चलते भारत के मुख्य न्यायाधीश उस दिन एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के सामने भावुक हो गए। कुछ तो उपाय होना ही चाहिए, जो सरासर अन्याय है।
उपाय ज़रूर है। ऐसा फैसला सरासरी तौर पर होना चाहिए। ऐसे मुकदमों के लिए अलग अदालतें बनाई जाएं और अलग न्यायाधीश हो जो यही काम करें, और अगर अंतिम निर्णय किराएदार के विरुद्ध हो तो दंडनीय किराया देना अनिवार्य हो। इससे फ़ायदा यह होगा कि निर्णय को टालने की कोशिश बंद हो जाएगी और दंडनीय किराए का डर बना रहेगा तो किराएदार मकान स्वयं ही खाली कर देगा और इस तरह से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप समस्याओं का समाधान निकालने में बहुत तेज़ हैं, पर कुछ करते क्यों नहीं हो? माया, क्या तुम समझती हो मुझे अपना घर नहीं चाहिए? अब तो मदन भी पूछने लगा है कि हम अपने बंगले में कब जाएंगे। यहाँ तो खेलने की जगह भी नहीं है। सारी रात नींद नहीं आई। सवेरे दूध उबाल कर रखा तो उसमें मक्खी गिर गई। सारा दूध फेंकना पड़ा। दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। मैंने राजेश से कहा आज दूध नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें मक्खी गिर गई थी। हमने अपने घर में जाली लगवाई थी, यहाँ तो है नहीं, फिर मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आज दूध नहीं पियेंगे, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने आपसे कहा था कि मैं मुंबई नहीं जाऊँगी, फिर आपने मुझे चलने को क्यों मजबूर किया? आपको 3 साल के लिए ही तो मुंबई भेजा गया था। क्या 3 साल अकेले नहीं रह सकते थे? नहीं माया, नहीं रह सकता था। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी रहने को तैयार नहीं हूँ। नतीजा देख लिया, हम बेघर हो गए। मैं 3 साल अपने घर में रहती, आप कभी कभी आते रहते, यही बहुत होता। ठीक है, अगर हम मुंबई चले भी गए तो आपने बंगला किराए पर क्यों दे दिया? सोचा था 11 महीने का किराया मिल जाएगा और हम अपने कमरे में एयर कंडीशनर लगवा लेंगे, और आखिर में तुम भी तो तैयार हो गई थी। आपकी हर बात मानने का ही तो नतीजा भुगत रही हूँ। माया, अब बंद कर दो इन बातों को, थोड़ा धैर्य और रखो। बंगला तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, पर कब? अब तो 6 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मुंबई मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। भीड़ इतनी कि सड़क पर चलने से ही चक्कर आने लगे। सड़क पार करते समय तो मेरी सांस ही रुक जाती थी कि अगर मैं सड़क के बीच में हुई और कारों की लाइन शुरू हो गई तब। बसों के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थके शरीर और मुरझाए चेहरे वाले लोग, ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े होटल जहां जाकर एक साधारण हैसियत का आदमी एक प्याला चाय का भी नहीं पी सकता। मुंबई सिर्फ बड़े बड़े सेठों और धनिकों के लिए है। वहाँ की रंगीन रातें उन्हीं लोगों के लिए हैं। दूर दूर से रोजी रोटी के लिए आए लोग तो जिंदा रहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी को पड़े हुए देखा। पाँव वहीं रुक गए। इसे कुछ हो गया है। इसके मुंह पर पानी का छींटा डालना चाहिए। शायद गर्मी के कारण बेहोश हो गया है। मेरे पति और उनके दोस्त ने मुझे खींच लिया। पड़े रहने दीजिए भाभी जी, अगर पुलिस आ गई और हम लोग खड़े मिले तो दुनिया भर के सवालों का जवाब देना होगा। यह मत भूलिए कि यह मुंबई है। क्या मुंबई के लोगों की इंसानियत मर चुकी है? क्या यह जज्बातों की कोई कीमत नहीं है? एक लड़की बस में चढ़ने जा रही थी। एक पाँव बस के पायदान पर था और दूसरा हवा में। तभी बस चल दी और वह लड़की धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। कोई भीड़ जमा नहीं हुई। लोग वैसे ही आगे पीछे बढ़ते रहे। रुक कर मैंने तो सहारा देकर उसे खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं मुंबई की रहने वाली नहीं हूँ। 2 बसें भरी हुई निकल चुकी थी। उस दिन सब्जियाँ और राशन का थैला लटकाए हुए मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे अपना इलाहाबाद याद आ रहा था और वह अपना छोटा सा बंगला। यह मुंबई अच्छे खासे लोगों का सत्यानाश कर देता है। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। भीग जाने से सब्जियों के थैले और भारी हो गए। मैं घर से छतरी लेकर नहीं चली थी। मैं पास के ही बंगले के मोटर गैरेज में जाकर खड़ी हो गई। सब्जियों और राशन का थैला एक और टिका दिया। फिर बालों का जूड़ा खोलकर बालों से पानी निचोड़ने लगी। तभी आवाज़ सुनी, माया तुम? कार के पास खड़ा पुरुष मेरी ओर बढ़ा। इतने सालों के बाद देखा है, बिल्कुल वैसी ही लगती हो, उतनी ही हसीन। सुधाकर के बारे में सोचने को कुछ भी नहीं है। मेरी शादी के लिए डैडी के पास जितने भी रिश्ते आए थे उनमें सुधाकर ही सबसे बेकार का था। वैसे भी एक पवित्रता स्त्री को दूसरे पुरुष की बाबत नहीं सोचना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि सपने में भी नहीं। कल आप घर देर से सोए थे, लगता है पूरी रात टीवी पर फिल्म देखी है। हम दोनों इस पर खूब हंसे। कुछ देर के लिए अपना घर भी भूल गए, पर मैं जानती हूँ कि कल सवेरे ही बंगले को लेकर फिर रोना शुरू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।